हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं। हमने मूल मात्रक पढ़े थे और मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और दो पूरक मात्रक भी पढ़े थे। तो आज हम मूल मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, एसआई पद्धति ने जो डेफिनेशन दी है, उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे कि 1 मीटर किसे कहेंगे, 1 किलोग्राम किसे कहेंगे, 1 सेकंड किसे कहेंगे, क्योंकि जो मूल राशियां हैं उनके मात्रकों को हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मीटर। पहली डेफिनेशन लिखते हैं हम मीटर की। 1 मीटर किसे कहेंगे? यदि आपसे पूछा जाए 1 मीटर किसे कहेंगे, तो आप मन में सोचेंगे 1 मीटर किसे कहेंगे इस तरह से, लेकिन हमें परिभाषा नहीं आती एग्जैक्टली क्या होती है 1 मीटर। ये तो बता देंगे कि इतनी लंबाई होती है 1 मीटर, लेकिन परिभाषा क्या है 1 मीटर की, तो वो परिभाषा एसआई पद्धति ने क्या दी है वो इस तरह से है। 1 मीटर वह लंबाई है, 1 मीटर वह लंबाई है जो निर्वात निर्वात का मतलब है जहां वायु भी नहीं हो। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/के 299 792 458 वे सेकंड। अब यहां देखिए, गौर करने वाली बात है। निर्वात में प्रकाश द्वारा हो गया, ठीक है, जो है, लेकिन 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा? 299 752 458। यदि इसे कैलकुलेट करें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 29 करोड़ 97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहलाती है। यानी कि 1 सेकंड का इतनेवां हिस्सा करे, जैसे मान के चलो जैसे कोई भी एक राशि है, 1 मीटर है, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो उसको क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। चौथा हिस्सा को क्या लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। ऐसे ही 1 सेकंड का कौन सा वह हिस्सा? 1/299 792 458 हिस्सा। इतने समय में तय की गई दूरी क्या होती है? 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर वह लंबाई है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299 792 और 458 सेकंड में तय की जाती है। तो ये परिभाषा दी है किसने? एसआई पद्धति ने, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिभाषा 1 मीटर की ये होती है। 1 मीटर हम किस लंबाई को कहेंगे? जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के इतने वे हिस्से समय में तय की जाती है। सेकंड आता है आपका जो मूल मात्रक है मीटर। किसका मूल मात्रक है? लंबाई का मूल मात्रक है। दूसरा आता है आपका किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। अब फिर से वही प्रश्न उठता है आपके दिमाग में, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं? यानी कि 1 किलोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है? 1 किलोग्राम पता है, आप दुकान पे जाते हो, सामान लाते हो, कोई भी 1 किलोग्राम दे दो, लेकिन क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है, किसे परिभाषित किया गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसे बताया? तो वो देखिए, प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम धातु है। वे इरेडियम दोनों क्या है? धातु है। आवर्त सारणी जब पढ़ी होगी आपने 9th क्लास या 10th क्लास में, या अब भी पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में 11th क्लास में, तो प्लेटिनम और इरेडियम क्या है? धातु। प्लेटिनम व इरेडियम का ऐसा वेलन जिसकी लंबाई व व्यास
बराबर, लंबाई व व्यास बराबर, और बराबर भी कितना 39 mm। 39 mm का मतलब है 39 मिलीमीटर। ऊंचाई और व्यास दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। तो प्लेटिनम व इरिडियम का ऐसा विलयन जिसकी लंबाई व व्यास बराबर यानी कि 39 mm होता है का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, ऐसा अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने परिभाषित किया, और उसी के आधार पर जो हमारे वाट प्रचलित है वो सिस्टम में है हमारे में। तो इस प्रकार के जो बेलन है उसका द्रव्यमान हमने क्या निर्धारित किया, 1 किलो द्रव्यमान निर्धारित किया। नेक्स्ट जो मूल मात्रक आते हैं, और उन मूल मात्रकों में जो हमारी डेफिनेशन आती है, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, और तीसरा आता है समय, और समय का मूल मात्रक होता है आपका सेकंड। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब सेकंड को किस तरह परिभाषित किया गया है, यानी कि 1 सेकंड किसे कहते हैं हम, तो 1 सेकंड वह समय है, 1 सेकंड वह समय है, 1 सेकंड वह समय है, 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133, जिसमें सीजियम 133 यानी कि CS 133, सीजियम वही आवर्त सारणी में पढ़ा है आपने। सीजियम का क्या है, समस्थानिक है। 133 का मतलब है सीजियम का समस्थानिक, जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 133 है। तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु से सीजियम 133 परमाणु से या परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य, परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य विकर्ण 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य विकर्ण 91 यानी कि काउंट करें से उसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, यानी कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वार कंपन होते हैं, इतना समय है 1 सेकंड। कितना समय, जिसमें सीजियम 133 परमाणु जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होती हैं उसके विकर्ण इतनी बार कंपन करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं सीजियम 133 परमाणु की आवृत्ति जितनी है वो क्या कहलाता है, वो समय 1 सेकंड कहलाता है। तो ये 3 मूल मात्रक हो गए हमारे जिनकी परिभाषा लिखी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। नेक्स्ट आता है आपके एम्पियर की। नेक्स्ट परिभाषा आती है आपके चौथे मूल मात्रक की, और चौथा मूल मात्रक है हमारा एम्पियर, जो किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं या किसे कहा गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने किस तरह से परिभाषित किया, तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे, दो सीधे
समांतर अनंत लंबाई वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है। मैं समझाऊंगा यदि आपको, तो जैसे मान के चलो ये दो सीधे है और समांतर है, अनंत लंबाई के है, तो इनको डैश 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 करके मैं बता देता हूँ। वैसे हम 12th क्लास में जब पढ़ेंगे, 12th क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, इसका मान कैलकुलेट भी करेंगे कि 2 × 10⁻⁻7 कैसे आता है। तो 1 मीटर, ये इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे। अब इनके मध्य यदि प्रति एकांक लंबाई यदि बल यानी कि F/m का मान कितना होता है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो इनमें जो बहने वाली धारा है I, उसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने 1 एम्पियर की परिभाषा दी थी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आगे हम इसको एनालिसिस करेंगे, यानी कि जब आगे हम फिजिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहाँ पर इसका मान हम कैलकुलेट भी करेंगे कि 1 एम्पियर का मान, यानी कि 1 एम्पियर धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उनके मध्य कैसे प्रति एकांक लंबाई 2 × 10⁻⁻7 बल उत्पन्न होता है। तो परिभाषा लिखेंगे इसको, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे समांतर व अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर, यानी कि बहने पर, प्रवाहित होने पर उनके मध्य 2 × 10⁻⁻7 उनके मध्य प्रति एकांक लंबाई, उनके मध्य प्रति एकांक लंबाई 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करती है, का बल उत्पन्न करती है। तो उस धारा को, उस धारा के मान को, उस विद्युत धारा के मान को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने इस प्रकार से 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित किया। इसमें मैं कुछ परिभाषित नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया इसमें। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है हमारी SI सिस्टम में है, उसने जो परिभाषा निर्धारित की है, उन्हीं को हम क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। आगे आपका 4 मूल मात्रकों की परिभाषा हो गई। 5वां जो मूल मात्रक है उसकी परिभाषा क्या होगी, तो 5वां हमारा आता है ताप, और ताप का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। तो 1 केल्विन ताप किसे कहेंगे, केल्विन। ताप का मात्रक होता है SI, जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन। तो 1 केल्विन किसे कहेंगे, केल्विन की परिभाषा क्या होगी, यानी कि 1 केल्विन क्या कहलाता है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति ने इसकी क्या परिभाषा दी है, 1 केल्विन वह ताप है, 1 केल्विन यानी कि, या ऐसे कहे हम, जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। जल यानी कि पानी, जल के त्रिक बिंदु ताप, जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप
जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप। अब मैं त्रिक बिंदु बता दूं आपको, वैसे आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन त्रिक बिंदु को यहाँ थोड़ा सा आपको एनालिसिस कर दूं। त्रिक बिंदु ताप का मतलब होता है वह बिंदु, यानी कि वह ताप, त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप किसे कहेंगे, वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, आकर मिलती है, त्रिक बिंदु ताप कहलाता है। तो जल की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है, पानी की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी है, पानी की तीन अवस्थाएं हैं आपकी, जल द्रव अवस्था, बर्फ किसमें होता है, ठोस अवस्था में होता है, और बाष्प या भाप जिसे कहते हैं वो किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में। देखिए तीन पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं, द्रव, ठोस और गैस। तो पानी इन तीन अवस्थाओं में कैसे रहता है, इसमें तो पानी के रूप में ही रहता है, इसमें बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है, किसमें, बर्फ के रूप में, और इसमें भाप के रूप में होता है। तो ये पानी की तीन अवस्थाएं हो गई हमारी। अब जहां पर ये तीनों अवस्थाएं मिलती है उस ताप को हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप कहते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 ताप का 1/273.16 भाग 1 केल्विन, भाग 1 केल्विन, 1 केल्विन कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग 1 केल्विन कहलाता है। पांचवें से छठवें नंबर पे आता है आपके कैंडेला, और कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। तो छठवां जो मूल मात्रक है हमारा वो होता है कैंडेला, और कैंडेला मात्रक होता है आपका ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। तो एक कैंडेला किसे कहेंगे, यानी कि एक कैंडेला की जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है वो क्या होती है। तो एक कैंडेला की जो अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है वो इस तरह से है, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्र की प्रदीपन तीव्रता है। कब है ये, जबकि कृष्णिका का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर एवं ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। तो यहां लिखेंगे हम कैंडेला की परिभाषा, एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख मीटर स्क्वायर, 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या है, प्रदीपन तीव्रता है या ज्योति तीव्रता है, क्योंकि ये प्रदीपन तीव्रता का ही मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का ही क्या होता है, मात्रक होता है। तो एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/, यानी कि जो कृष्णिका है हमारी उसके 1/60 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या है, प्रदीपन तीव्रता, सॉरी कि 60 लाख नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। जबकि शर्त क्या है इसमें, जबकि कृष्णिका का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर एवं ताप, कृष्णिका का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर एवं ताप प्लेटिनम
के गलनांक एवं ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, के बराबर हो। और लास्ट जो आपका मूल मात्रक है उसकी अंतरराष्ट्रीय जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है। और लास्ट बचता है आपके मोल। तो एक मोल किसे कहते हैं हम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसकी क्या परिभाषा दी गई है, तो वो इस प्रकार से है आपके। सातवां मोल। मोल किसका मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का। मोल किसका मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा का। तो एक मोल किसे कहेंगे, कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम, एक मोल कहते हैं। तो एक मोल की परिभाषा लिखेंगे, एक मोल वह संख्या है, एक मोल वह संख्या है जो, या ऐसे नहीं, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, सही डेफिनेशन नहीं बैठती इसकी, ये सीधा लिखते हैं हम, कार्बन 12, कार्बन 12 C12, वही समझता नहीं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। जैसे 6C12, 6C13, ये किसके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ऐसे लिखते हैं ना हम, 6C12, 6C13, 6C11। तो ये क्या है, इनके जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये क्या कहलाते हैं, हम कार्बन के समस्थानिक कहलाते हैं। आगे पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में काफी पढ़ोगे, एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। तो कार्बन 12 है, परमाणु के 12 ग्राम में, कार्बन परमाणु के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। तो ये हो गई हमारे लास्ट जो मूल मात्रक है, मोल की परिभाषा। कार्बन 12 परमाणु के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। ये परमाणु की संख्या एक मोल कहलाती है। तो ये 7 मूल मात्रक थे हमारे, और 7 मूल मात्रकों की हमने 1 by 1 करके परिभाषाएं लिखी। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको